जय श्री महाकाल। महाकाल ज्योतिषम की तरफ से मेरे सभी प्रियजन, जिन लोगों ने इसे पूरा करने में बहुत मुझे मोटिवेशन दिया है, अपना बहुमूल्य समय दिया है और लाइक और सब्सक्राइब करके आपने इसे बहुत ही उपयोगी बना दिया है। तो मैं सभी अपने प्रियजन को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम शादी के बारे में D1 के साथ D9 चार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में केवल D1 का ही अध्ययन किया था। आज हम D1 को और सपोर्टिव बनाने के कंसेप्ट में D9 का भी अध्ययन करेंगे और फल कथन के लिए हमें D9 99% यूज करना चाहिए। और इस अध्ययन के बाद आप अपनी खुद की कुंडली में भी यही चीज और अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। कुंडलियों में बहुत ही सारी चीजें छुपी हुई हैं, हमें उनको समझना है, जानना है और हमें उसे एक्सेप्ट करना है। जब हम चीज को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसे एक्सेप्ट बस कर ले तो सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। और इसके बाद हमें इसे कुंडली को रिगार्ड भी देना चाहिए। इसके प्रभाव से ही हम आगे आने वाले समय में क्या करेंगे, क्या हम कर सकते हैं, कुछ बातों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आज हम D1 और D9 चार्ट को साथ में अध्ययन करेंगे और हमारा टॉपिक शादी के बारे में ही है। तो मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे जो आपको ये कुंडली दिख रही है, इस कुंडली में वर्ग कुंडली क्या होती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ज्योतिष में इस कुंडली से ही सब चीजें आगे बढ़ती हैं और इस कुंडली को बनाने के लिए हर ज्योतिष या हर सॉफ्टवेयर जो ज्योतिष के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो आपको पूछेगा आपका जन्मदिन, उसके बाद वो पूछेगा आपका जन्म का समय और तीसरा चीज जन्म स्थान। अगर ये तीन चीज आप बता सकते हैं तो आपकी जन्म कुंडली बनके तैयार हो जाती है। और आजकल सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं, उनसे हम और भी चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि अगर आप उसे डिकोड कर सके, उसे अच्छे से एनालिसिस कर सके, तो आप जो चीज ज्योतिष में कुंडली में लिखी है उसे आप पकड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारी चीजें जो लिखी हैं उसे हमें किसी से समझना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ज्योतिष ज्ञानी लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तो हम अब समझना चाहते हैं वर्ग कुंडली ज्योतिष में क्या होती है।
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के आधार पे फल कथन किया जाता है। ठीक है, फल कथन किया जाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हुआ कि हम फल कथन किसका बेस में करेंगे, जन्म कुंडली के आधार पे करेंगे। ठीक है ना, जन्म कुंडली के आधार पे करेंगे। और जन्म कुंडली कैसे बनाते, मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको जन्म स्थान, जन्मदिन और जन्म का आपको जन्म स्थान और जन्म का समय और जन्मदिन आपको देना। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये भविष्य फल कथन में जन्म कुंडली के अतिरिक्त अन्य वर्ग कुंडली भी होती है। तो यहां पर हमें इस चीज की जानकारी मिल रही है कि भविष्य फल कथन में, अगर आपको भविष्य फल कथन में इंटरेस्ट है, आप समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अतिरिक्त अन्य वर्ग कुंडली भी समझनी पड़ेगी और उसे हमें रिलेट करना पड़ेगा हमारे जन्म कुंडली से। अगर इससे रिलेट हो गया तो नो डाउट आपका और डीप नॉलेज क्लियर हो जाएगा। आप कितने परसेंट फल कथन कर पा रहे हैं उसको आप सटीक बना सकते हैं अन्य वर्ग कुंडलियों के द्वारा। तो हम इस वर्ग कुंडली को वर्ग चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसे वर्ग चार्ट भी कहते हैं। इन वर्ग कुंडलियों का जब हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, है ना, तो यहाँ पे जन्म कुंडली के साथ साथ आपको क्या करना है, वर्ग कुंडलियों का भी सूक्ष्म अध्ययन करना है। उसके उपरांत फलित का निर्धारण होता है। तो आप एक फलित पर और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट डाल के उसे 100% से 200% ले जा सकते हैं। ठीक है, अब जन्म कुंडली से तो बहुत कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन और भी उसे हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं तो हमें और बड़ी कुंडलियां मिलती हैं। तो उन बड़ी कुंडलियों में जो आप लेंस से छोटी चीज देख रहे हैं वो फिर से 12 भागों में आ जाएगी, फिर से वो बड़ी कुंडलियों में आ जाएगी। और जो आप छोटी सी एक भाग में देख रहे हैं, जैसे ये आपको यहाँ पर मैरिज का हाउस देखना है, तो मैरिज का हाउस हुआ आपका 7th हाउस, और 7th हाउस को हमें और इलाबोरेट करना है और हमें एक्सप्लोर करना है। तो हम इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि ये और बड़ी कुंडली बन जाएगी। यानी जूम के बाद और जूम लगाइए आप, तो आपको और बारीक चीजें दिखने लग जाएंगी। और फिर क्या है, आप हर चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको एक ही चीज बोला है कि उसे फिर आप एक्सेप्ट करना सीखिए। आप समझ गए, आप समझदार हो गए। समझदार होने के बाद क्या जरूरत है, एक्सेप्ट करना। भाई क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। और जब हम एक्सेप्ट कर देंगे तो हमें उसको रिगार्ड देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोल दिया कि भाई मैं तो अब कल से मीठा छोड़ दूंगा। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको मीठा छोड़ना है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रिगार्ड तो दो भाई। जब तक आप उसे रिगार्ड ही नहीं देंगे, यानी उसको और आप डिसिप्लिन में नहीं लेके आएंगे, तो पता लगा कि आप चोरी से मीठा खाने लग जाएंगे, या आप कोई व्यक्ति के सामने नहीं अकेले में खाने लग जाएंगे। तो ये चीजें जो होती हैं, ये अगर कुंडलियों में भी वही चीज होती है। तो मैंने देखा है बहुत लोग चीज समझ लेते हैं, समझा भी लेते हैं, पर खुद को उसमें एक्सेप्ट नहीं करते या फिर उसे रिगार्ड बहुत कम दे पाते।
तो हमें सबसे पहले उसे समझना है, और समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई व्यक्ति समझदार है तो लोग तो उसके पास जा जाके चीजें समझते हैं, लेकिन उसको भी आगे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। जब उससे समझ के एक्सेप्ट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी वो चीजें और समझ में आ सकती है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि इन सभी, है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इन वर्ग कुंडलियों का सूक्ष्म अध्ययन हमें करना है, और उसके उपरांत क्या करेंगे, हम अपने फलित का और स्ट्रॉन्ग निर्धारण कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस जन्म कुंडली को हम कई भागों में बांट सकते हैं। उसे और समझने के लिए एक छोटा पार्ट लीजिए, उसे और जूम करिए, फिर उसके और छोटे पार्ट करिए, फिर जूम करिए, फिर उसके छोटे पार्ट करिए और जूम करिए। इस तरीके से जब आप चीजों को बहुत 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 जूम करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखने लग जाएगी कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इन सभी भागों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इन सब भागों को जो हम बांट रहे हैं, इन सब भागों को क्या कहेंगे हम, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग चार्ट ही आपको समझना है। ठीक है, अच्छा, ये चीज मैं और बता दूं, बहुत अच्छी चीज यहाँ पर मैंने लिखी है, और ये मैं चाहता हूं आपसे मैं शेयर करूं कि ये जो वर्ग आपके बने, ये जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये चीज मैं समझाना चाहता हूं, और इसके लिए मैं फिर से ये कुंडली का एग्जाम्पल लेता हूं। इस कुंडली में आप देखिए ध्यान से कि आपको 12 यहाँ पर खाने दिख रहे होंगे, 12 खाने दिख रहे हैं। ठीक है ना, इस 12 खाने में, है ना, इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको 12 खाने मिल रहे होंगे। ठीक है, अब इस 12 खाने में देखिए ध्यान से, इस 12 खाने में ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 खाने हैं। ये जो 12 खाने बने हैं ना, ये ही हमारा जीवन है, ये ही हमारा जीवन है। हम कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये पहले घर से शुरू हो रहे हैं, और धीरे 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 हम ये पूरे हाउस को आगे बढ़ते जाते हैं, फिर सेकेंड राउंड लगाते हैं, फिर थर्ड राउंड लगाते हैं। तो ये हमारा चलता रहता है, ये हमारा साइकिल जीवन की चलती रहती है, और हम किसी एक चीज में सॉल्यूशन लाते हैं, दूसरी चीज में चैलेंज आता है, फिर सॉल्यूशन लाते हैं तो तीसरी चीज में चैलेंज आता है। तो ये हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। जैसे हाथों में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ये खाने भी बराबर नहीं होंगे। कहीं पर आप गुड होंगे, कहीं पर बैड होंगे, कहीं पर आपको डिफिकल्टी होगी, कहीं सुख होगा। तो आपको ये समझना है कि भाई सुख है तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट सुख है ना, या दुख है तो ऐसा नहीं समझना है कि परमानेंट दुख है। भाई ये तो समय है, जैसा जैसा आगे चलेगा आपके ग्रह भी आगे आगे चलेंगे, आप भी हाउस में आगे आगे चलेंगे, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और ये सारी चीजें किस पर चल रही हैं, आपकी दशाओं में चल रही हैं, कि भाई आपकी महादशा कहाँ चल रही है, तो वो महादशा वो हाउस को एक्टिव करके रखा है। फिर अंतरदशा कहाँ चल रही है, प्रत्यंत दशा कहाँ चल रही है, सूक्ष्म दशा कहाँ चल रही है, प्राण दशा कहाँ चल रही है। तो ये अगर 5 दशाओं को आप समझ जाओगे तो आपकी पूरी कुंडली आपको समझ जाएगी। एकदम से 12 घर थोड़े आपके चलेंगे, भाई कहीं ना कहीं जो जिस पर आपका भाई आपको ये समझना पड़ेगा ना कि भाई आपकी दशा कौन सी चल रही, दशा जो चल रही है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज समझाई, ये जो वर्ग बने हैं वो जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं यहाँ पर 7th हाउस, तो मैरिज का हाउस को हम और डीप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है इस वीडियो में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक हमारे पास शब्द आएगा कि इस वर्ग कुंडली में
वर्गोत्तम क्या होता है, बहुत सारे वीडियो में इसका मतलब जानकारी आती है। तो आपको समझना है कि ये वर्गोत्तम क्या होता है। वर्गोत्तम में होता है वर्ग में उत्तम, इसको कहेंगे हम वर्गोत्तम, ठीक है ना। अगर कोई वर्ग में उत्तम है तो वो क्या कहलाएगा, वर्गोत्तम कहलाएगा। तो उसे जिस स्थान प्राप्त होगा वो स्थान उसका उत्तम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे उत्तम हो जाएगा, तो उत्तम होने के लिए कंडीशन, क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन जन्म कुंडली का लग्न है ना, जन्म कुंडली का लग्न होता है। लग्न मतलब आपका पहला, ये वाला जो होगा ये आपका जन्म कुंडली का पहला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जन्म कुंडली का जो लग्न, लग्न किसको कहते हैं, जन्म कुंडली का लग्न कौन सा होगा, ये पहला नंबर जो होगा इसको हम लग्न कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है जन्म कुंडली का लग्न या फिर अन्य ग्रह है ना, जो भी ग्रह, भाई आपके पास में केवल लग्न नहीं रहेगा ना, और भी ग्रह रहेंगे, यानी कि आपके मतलब 7 ग्रह तो रहेंगे ही आपके, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, ठीक है ना। तो ये सातों के सातों तो रहेंगे, और 2 आपके जो हैं छाया ग्रह यानी कि राहु और केतु भी रहेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो ये आपको साथ लेके ही चलना है, इनसे आपको कोई भी अलग नहीं होना है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जन्म कुंडली का जो लग्न है या फिर अन्य ग्रह जन्म कुंडली से हटकर जब दूसरे वर्ग कुंडली में जाते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ की चीजों को दूसरे कुंडली में लेके जा रहा हूँ। सपोज ये आपके पास एक कुंडली है, अब ये एक और कुंडली मैंने यहाँ पर बना दी, ये 2 कुंडलियां हो गई आपकी, तो ये वर्ग कुंडली हो गई, ठीक है ना, ये वर्ग कुंडली हो गई। अब यहाँ पे आपका सपोज करिए कोई एक ग्रह बैठा है, या ये सबसे पहले बात करिए कि यहाँ पर कौन सा लग्न है आपका। अब यहाँ पर भी अगर वही लग्न आ जाता है ना, यहाँ पर भी वही लग्न आ जाता है, तो क्या हो गया, ये वर्गोत्तम कुंडली हो गई, है ना, ये क्या हो गई, वर्गोत्तम कुंडली हो गई। और जैसे ये ग्रह यहाँ पर आपका बैठा है सूर्य ग्रह, यहाँ पर भी सूर्य ग्रह बैठा, तो ये वर्गोत्तम ग्रह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज को समझना है कि भाई हमारा कौन सा ग्रह, हमारा कौन सा लग्न किस तरीके का वर्गोत्तम है, यानी वर्गों में उत्तम है, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तो वह अगर अन्य वर्ग कुंडली में भी उसी राशि में होगा, है ना, उसी राशि में होगा, तो अगर वहां से हमने जो लग्न और ग्रह को लेके आए हैं, तो अपनी दूसरी वर्ग कुंडली में भी उसी राशि में हो जिस राशि में लग्न में स्थित था, तब उस स्थिति को वर्गोत्तम स्थिति माना जाता है। तो ये ज्योतिष में हमारे पास इस तरीके की थ्योरी है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जन्म कुंडली में या लग्न में जो भी ग्रह बैठा है और उसको जब हम दूसरे वर्ग कुंडली में लाते हैं, तो अगर अन्य वर्ग कुंडली में उस राशि में जिस राशि में वो लग्न में स्थित था, तब उस राशि को हम वर्गोत्तम स्थिति माना जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा थ्योरी है, तो इसको आप समझ जाइए, क्योंकि इसके साथ ही हमको आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योतिष में कुंडलियों में वर्गोत्तम किस तरीके से, अब मैं देखिए यहाँ पर आपको उसका एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इजिली समझ सकते हैं एग्जाम्पल में कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए इसको मैं यहाँ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चीज को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सबसे पहले इस चार्ट को देखिए, है ना। इस चार्ट में एक तो मेन चार्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका D9 चार्ट। ये नौमांश चार्ट को ही हम D9 चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, नौमांश चार्ट और D9 चार्ट। तो इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये किसी जातक की कुंडली है, इस कुंडली में पहला हाउस में 4 लिखा है, तो ये मेन चार्ट हो गया। तो ये हम लग्न क्या हो गया, तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली हो गई है।
अब ये कर्क लग्न की कुंडली में दूसरे जो भी ग्रह हैं वो अपनी अपनी पोजीशन लेके बैठ गए हैं, ठीक है ना। अब ये जो भी पोजीशन लेके बैठे हैं हम उसके एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए अब हम एक और वर्ग कुंडली खोलते हैं जिसका नाम है D9 चार्ट। अब इस D9 चार्ट में नौमांश चार्ट में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको एक जुपिटर दिख रहा है, यानी गुरु देव यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ पे? 12वें राशि में बैठे हैं। ये हाउस तो 9th है लेकिन यहाँ 12 जो लिखा है ये राशि है। तो 12 राशि किसकी होगी? ये मीन की राशि है। तो जुपिटर बैठे हैं अपने ही स्वराशि में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम नौमांश में भी उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब नौमांश में भी जुपिटर 12 मीन राशि में ही बैठे हैं। तो हम यहाँ पर इस चीज का डिक्लेयर कर सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं कि जुपिटर यहाँ पे वर्गोत्तम प्लेनेट है, क्योंकि ये 12 पोजीशन में यानी कि मीन राशि में, मीन चार्ट में भी और नौमांश चार्ट में भी बैठा है, ठीक है। तो भाई ये आपको समझ लेना है, हर प्लेनेट को आप देखिए कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे वर्गोत्तम है कि नहीं। जैसे केतु, अब केतु बैठा है 6 में तो केतु यहाँ 10 में बैठा तो ये नहीं हुआ। अब मार्स है यानी कि आपका मंगल है, ये 8th में बैठा हुआ है, अब यहाँ पर वो 9th में बैठ गया तो ये भी नहीं हुआ। अब आपका सैटर्न है यानी शनि देव महाराज हैं तो ये 9th में बैठे हैं तो यहाँ पर तो 9th में नहीं बैठे, ये 2 में बैठ गए आके, ठीक है। तो देखिए चीजें बदलने लगी हैं, ये जो नौमांश में चीजें, लेकिन आपके जुपिटर नहीं बदले हैं तो ये आपके वर्गोत्तम में आते हैं। इसी तरीके से सूर्यदेव को देख लीजिए, ये यहाँ पर 10 में बैठे हैं और यहाँ पे सूर्यदेव 8 में बैठे, यानी बहुत अच्छी जगह पहुंच गए। तो देखिए यहाँ पर सूर्य बैठे हैं 10वें और यहाँ पर वो 1 में मेष में आ गए, भाई उच्च के होके बैठ गए, तो ये और भी अच्छी बात होगी। चलिए ये अभी हम इस बात को यहाँ पर ओपन नहीं करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है यहाँ पर वर्गोत्तम क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके की जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से मुझे कुछ समझ में आया कि मेरा कौन सा, मेरा लग्न, तो मेरा जो लग्न है वो वर्गोत्तम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, 4 मतलब कर्क है, 10 मतलब मकर है। तो यहाँ पे मेरा जो मेन चार्ट है नौमांश चार्ट से अलग है, व्यक्ति अलग होगा, ठीक है। मैं ऊपर नहीं करूंगा ये सब बातें, है ना, नहीं तो आप फिर समझने लगोगे नहीं और कहीं चले जाते हो, ठीक है ना। कोई भी चीज को मतलब आपको थोड़ी सी भी हमने हिंट की कि आप वो दूसरे तरीके से उसको समझने लगोगे, ऐसा मत करो भाई, है ना। सब चीजों को एक साथ मत ओपन करो, नहीं तो क्या होगा कि हमारा मन नहीं लगेगा और हम बहुत जल्दी अपन पहले ही मून पता नहीं किसका कहाँ पर चंचल रहता है, वो मन ही नहीं लग पाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं आपको समझाने का दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने चार्ट 1 और D9 चार्ट बना है, ठीक है। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर से मैंने निकाली हैं, ऐसा कोई मैंने अपने आप से नहीं बनाया है, ठीक है। इस चार्ट को बनाने के लिए 3 चीजें लगेंगी, मतलब लगेंगी। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें डालेंगे तो ये किसी जातक की है, ये भी किसी जातक की है और ये सॉफ्टवेयर से बन के आ गए हैं और मैंने यहाँ पर उसे कट करके आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल रखा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपके पास में क्या है। अब मैं बात कर रहा हूँ चार्ट 1, दूसरे एग्जाम्पल में चार्ट 1 और चार्ट 9। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 लिखा है, चार्ट 1 में 9 लिखा है, ध्यान से देखिए 9 लिखा है यानी धनु लग्न की कुंडली हुई, है ना। 9 लिखा है यानी क्या होगा भाई, धनु लग्न तो होंगे यहाँ पे, तो धनु लग्न की कुंडली हो गई। और यहाँ पर भी 9 लिखा है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अरे भाई दोनों ही कुंडली में 9 है यानी धनु लग्न की असेंडेंट कुंडलियां हो गई, यानी कि D1 और D9 चार्ट बहुत ही सेम होते चले जा रहे हैं। ये तो हुआ लग्न वर्गोत्तम की बात हुई। अब हम ग्रह को भी देखते हैं। तो देखिए ग्रह केतु 9 में बैठा है,
केतु 9 में बैठा है, यानी कि ये वर्गोत्तम हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे शुक्र यहाँ पे 10 में बैठा है, ये शुक्र भी यहाँ पे 10 में बैठा है। तो आप ध्यान से देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बहुत ही एक्सेलेंट तरफ पे जा रहे हैं, है ना। सब चीजें आपकी बहुत सिमिलर होते जा रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे धनु असेंडेंट दोनों में है, तो ये पहली समानता मिली। दूसरी केतु को देखा हमने, तो केतु भी यहाँ पर भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, तो ये भी वर्गोत्तम हो गए। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र भी यहाँ पे 10 में है, मकर में है, और ये वर्गोत्तम हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मून को भी देख लीजिए भाई, मून भी आपके मीन राशि में है और यहाँ भी मीन राशि में। अब केतु जब होगा तो राहु भी होगा ही, जब केतु आपके 9th में होगा तो यहाँ पर भी 9th में तो निश्चित ही यहाँ पर मिथुन में राहु होगा, यहाँ भी मिथुन में राहु होगा। इसके बाद और एक ग्रह शनि को देखिए, तो शनि भी यहाँ पे वर्गोत्तम हो गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुंडली बनती है जब इस तरीके की चीजें समानता हमें मिलती है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए, कहीं पर तो केवल एक ही मिला है और दूसरे कुंडली में मैंने आपको बताया एक से ज्यादा, यानी असेंडेंट के बाद लग्न सेम होने के बाद आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो निश्चित रूप से इस कुंडलियों में स्ट्रॉन्ग चीजें बढ़ने लगेंगी, है ना। अगर समानताएं बढ़ेंगी उसकी स्ट्रॉन्ग स्थिति भी बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे हमने इस चीज को फाइनल कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब वर्ग कुंडलियों में वर्गोत्तम चीजें रहती हैं तो होता क्या है, इससे लाभ क्या होगा। भाई दिख तो गया सब, पर लाभ क्या होगा। तो लाभ को इस तरीके से समझते हैं कि नव ग्रहों में अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है, ठीक है ना, अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तब उस ग्रह की ताकत और शुभता में कहीं ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, है ना, ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, उसकी शुभता में काफी वृद्धिता हो सकती है। तो ये पहला हुआ हमारा सूत्र। दूसरा क्या कर सकते हैं, वर्गोत्तम ग्रह उच्च ग्रह के समान बली हो जाते हैं, ठीक है। हमें पता है उच्च ग्रह और नीच ग्रह, स्वराशि, स्व नक्षत्र, ये सब पता है हमें। तो वर्गोत्तम ग्रह जब ऐसा होगा तो वो उच्च ग्रह के समान बली हो जाएंगे, उच्च ग्रह के समान योगकारी ग्रह हो जाएंगे और उसके शुभता बढ़ने लगेगी। तो यह हुआ दूसरा सूत्र। अब हम आते हैं तीसरे सूत्र में, जो ग्रह अपनी जितनी अधिक बली राशि में वर्गोत्तम होगा उतना ही श्रेष्ठ फल भी देगा। भाई वो चीज हमको समझनी है कि अगर यहाँ पे वो चीज इस तरीके से दिख रही है, अगर हमें कुछ उसमें दुर्लभता दिख रही है तो हम इसको आके देखें नवमांश में कि वो उसमें और स्ट्रॉन्ग मिला कि नहीं मिला। तो वो स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको हम और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम आखिरी सेंटेंस को भी समझ ले। वर्गोत्तम ग्रह के साथ कोई अन्य ग्रह साथ होने पर उस ग्रह को भी वर्गोत्तम ग्रह का बल और शुभता मिलेगी। थोड़ा हो सकता है लेकिन मिलेगी जरूर। भाई अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी बातें तो होंगी, है ना। इसलिए बोलते हैं कि भाई अच्छे लोगों के साथ रहो, जिससे कि अगर हमारे में कुछ दूसरी नेगेटिविटी होगी तो वो पॉजिटिविटी में बदल सकती है,
ठीक है। इसीलिए अगर कोई एक ग्रह बैठा है, जैसे पिछले वाले में जाके देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है शुक्र आपका यहाँ पर जो है वर्गोत्तम हो गया है, तो ये भाई आपके दूसरे को भी तो वो कुछ बल देगा ना कि भाई मैं बली हूँ। अब बल लोगों के साथ रहोगे तो भाई निर्जीव निर्बल भी थोड़ा बली दिखने लगता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट फोकस में कि D9 चार्ट क्या होता है। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य D9 चार्ट ही है। हमें D9 चार्ट की तरफ पूरी तरीके से समझ लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो जन्म कुंडली में नवांश कुंडली, जिसे D9 के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि D9 चार्ट जो है उसी को मैंने एक बार लिखा था नौमांश कंसेप्ट में। तो ये दोनों ही सेम हैं, तो ये एक आपको जानकारी यहां से क्लियर हो गई। इस नौमांश वर्ग कुंडली में ग्रहों का बल उनकी शक्ति को समझने के लिए हमें उपयोग में किया जाता है। हम D9 चार्ट को क्यों पढ़ेंगे? हम D9 चार्ट को इसलिए पढ़ेंगे कि हम अपने ग्रहों के बल को समझने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि हमें D1 चार्ट में वो चीजें आपको कुछ निर्बल तरीके से दिख रही हैं, डिफिकल्टी तरीके से दिख रही हैं, चैलेंज की तरीके से दिख रही हैं, तो क्यों नहीं हम उसको D9 चार्ट में आके समझें कि वो नॉर्मलाइज है कि नहीं। अगर वो नॉर्मलाइज है तो हमें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा अभी आने वाले स्लाइड्स में। ओके, नाउ इसके बाद हम समझना चाहते हैं कि अगर हमें नौमांश वर्ग कुंडली को हम विवाह और जीवन साथी की स्थिति को जानने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो नौमांश वर्ग कुंडली का उपयोग कहाँ होगा भाई? उनका उपयोग हो रहा है आपके विवाह में और जीवन साथी के स्थिति को जानने के लिए हो रहा है। जैसे हम अपनी कुंडली में अपनी स्थिति को जानते हैं, अब वर्ग कुंडली में आपके जीवन साथी की स्थिति को आप जान सकते हैं, ओके, कि उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो किस तरीके का वर्क करेगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, उसका भाग्य क्या होगा, उसके पेरेंट का किस तरीके से रिलेशन है, उसका सोशल नेटवर्क, सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। अगर हम बैठे हैं समझने के लिए तो सब चीज ही समझेंगे ना, कुछ थोड़ा छोड़ के जाएंगे यहाँ से। तो आज तो हम केवल यहाँ पर 7वें हाउस की ही बात कर रहे हैं, और भी समय होगा तो हम आगे भी ये सब बातों को कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज्योतिष में D9 वर्ग कुंडली क्यों देखी जाती है, ठीक है। तो इसी का मैं और तरीके से बता रहा हूं कि नौमांश कुंडली लग्न कुंडली के बाद सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। अगर आपकी लग्न कुंडली है और आपने नौमांश कुंडली नहीं देखी है तो भाई कहीं ना कहीं आपने कुछ चीजें छोड़ दी हैं। आप दोनों को साथ रख के ही समझेंगे तो आपको समझदारी ज्यादा आएगी। हम ये बोल सकते हैं कि लग्न कुंडली हमारी अगर शरीर है, लग्न कुंडली अगर हमारा शरीर है, तो नौमांश कुंडली क्या है? तो नौमांश कुंडली है हमारी आत्मा, ठीक है। तो इस बात को आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से ग्रहों का फल देने की क्षमता हमें ज्ञान होती है ना। हमें ये तो पता चल गया कि ये भाई अच्छा है, तो ये फल देगा कि नहीं देगा ये कौन बताएगा? तो ये आपको नौमांश बताएगा कि वो भाई फल देगा, ठीक है ना। भाई आपने कोई लगा दिया, वृक्ष लगा दिया, वो फल देगा कि नहीं देगा ये नौमांश में आके आपको पता चल जाएगा कि भाई वो फल देगा। तो जब फल देगा तो भाई आपको देखना है कि वो पॉजिटिव फल देगा, नेगेटिव फल देगा, ये बात को समझना। ओके, यदि लग्न कुंडली में विवाह होने की या वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक ना हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको आप सब कुछ छोड़िए और बात को पहले समझ लीजिए, है ना। क्या बात को मैं समझा रहा हूं? यदि लग्न कुंडली में विवाह की
या वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक ना हो, है ना, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो आप देखिए लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में देखिए आप अपना 7th हाउस, और 7th हाउस को आप स्टडी करिए। अगर स्टडी करने के बाद सब चीजें ठीक है तो जरूरी नहीं है कि D9 में जाके आप कुछ और समझें। आप वहां पर यकीनन समझ सकते हैं कि जीवन चार्ट हमारी क्या है, शरीर है, हमको तो भाई समझ में आ गया कि ये सब चीजें हैं। अब और अगर आके आपको मतलब पूरा अपने माइंड का जो क्या बोलना चाहिए उलझन को दूर करना है तो आपको D9 चार्ट में घुसना पड़ेगा। तो मेरा तो ये विचार है कि अगर D1 में 7वां हाउस ठीक है तो D9 चार्ट में जाने की बहुत जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहें तो आप जाएं, हमें कोई भी इसमें आपको रोकना नहीं है। तो अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आप क्या चीज का विश्लेषण करेंगे, आपको व्यक्ति का एनालिसिस क्या करना है। आपको ये देखना है कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में संबंध तालमेल का पता हमें लगाना है। तो हम भाई धीरे से वहां पर पहुंचेंगे और इस चीज को पता लगा लेंगे कि कितना परसेंटेज हमें एडजस्ट करना है ना। विवाह वैसे ही एडजस्टमेंट पर चलता है, ये कोई सेटिंग नहीं है ना। ये कोई आप इस तरीके से मत समझिए कि सारी चीजें मतलब सेट हो जाती है, ऐसे नहीं होती है। यहाँ पर सब चीजें आपको सेट खुद को करनी है, और इसी को तो करने में बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। भाई इन्वॉल्वमेंट तो लगेगा ना कोई भी चीज में। भाई आप सैलरी ले सकते हो जाके, तो अपने भाई पति पत्नी के साथ में आप रहेंगे तो आपको उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जैसे आप बाहर मेहनत करते हो वैसे आप अपने घर फैमिली में भी मेहनत करेंगे। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें कोई भी तरीके से उसका आउटपुट ही नहीं मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिलेगा। अगर हमें इन्वॉल्वमेंट है तो हमें सब कुछ मिलना चाहिए। तो मेरा तो भाई ये है कि इस चीज को समझें, यानी पति पत्नी के बीच संबंध और तालमेल, ये मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है, हर दिन लगेगा अच्छा, हर दिन लगेगा आपको डिफिकल्ट, ये सारी चीजें इस पे चलती है। तो हम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं किसी चीज में भी, ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं। कभी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे इस चीज में कि भाई अब बिल्कुल सही हो गया, पता लगा कि दूसरे क्षण कुछ ना कुछ और चीजों में डिस्टर्बेंस आ जाता है। ओके, तो D9 चार्ट जरूर देखें आप, है ना, D9 चार्ट आप देखना चाहिए। तो अब हम जाते हैं कि भाई नौमांश कुंडली से क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये बात को भाई क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा नौमांश कुंडली देखने के बाद। भाई नौमांश कुंडली देखने के बाद आपको डिसीजन क्या लेना है ये मैं क्लियर बता देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो नौमांश कुंडली के साथ में आपको, है ना, ये कहाँ गया मेरा पॉइंटर, इधर आ गया। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझें कि नौमांश कुंडली से रत्न का चयन नहीं किया जाता है, ये जन्म कुंडली से ही चयन करेंगे। अगर कोई रत्न आपको पहनना है और आपको उतारना है तो रत्न का चयन आप करेंगे कहाँ से, जन्म कुंडली से ही करेंगे। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि उसे नौमांश कुंडली में देख के आप अपने चयन कर ले, ये गलत तरीका है। ठीक है, रत्न लग्न कुंडली के आधार पर ही पहने जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई ऐसी चीजें नहीं है, ये आपको ध्यान रखें कि ये आपका ओरिजिनल कंसेप्ट है, इसको तो भूलना ही नहीं है। अगर ये बेसिक आप भूल गए तो सब कुछ भूल जाएंगे, फिर आप अपना लग्न कुंडली को नहीं भूलेंगे। किसी प्रकार का ग्रहों का उपाय, है ना, जैसे दान करना है, बीज मंत्र पढ़ना है आदि, लग्न कुंडली के आधार पर ही किया जाता है, नौमांश कुंडली के आधार पे नहीं किया जाता है। ठीक है ना भाई। तो नौमांश कुंडली को आप समझ जाए, नौमांश कुंडली हमारे लिए केवल आत्मा का काम कर रही है, ठीक है ना, ये आत्मा का काम कर रही है, ना कि शरीर का। शरीर का काम तो हमारी जन्म कुंडली ही कर रही है, ठीक है ना भाई। तो ये चीज को आप प्लीज 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 सब लोग समझ लीजिए, जिससे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना कोई कराए, ठीक है ना। अगर कोई कराता है तब तो बहुत मुश्किल बात है, आप है ना दूसरों की बातों में आ सकते हो।
अब हम बहुत ही करीब पहुंच गए हैं D1 और D9 चार्ट के केस स्टडी में। बहुत ही मजा आपको आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अब बनने वाले हैं। जरा ध्यान से आप इस चीज को देखिए, है ना, बहुत ही आपको इसमें क्लियर होने वाला है कि किस प्रकार से यहाँ पे तो मैरिज है और यहाँ पे अपनी कुंडली है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखते हैं। अब देखिए, मैं एक केस स्टडी ले रहा हूँ। इस केस स्टडी में दो चीजें कुछ समझ में आई हैं मुझे, मैं उसको आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो ये एक जातक की कुंडली है। इस जातक की कुंडली में उसका जो जन्म है ना, तो ये जन्म चार्ट हो गया, यानी कि ये हो गया आपका लग्न, ये लग्न चार्ट हो गया। चार्ट 1 को बोलते हैं लग्न चार्ट, और D9 चार्ट को नौमांस चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही सिलेक्शन चेंज करेंगे तो आपको सब कुछ सॉफ्टवेयर में मिलने लगेगा। तो किसी जातक का लग्न चार्ट 7 है, यानी ये तुला है, ठीक है ना, ये तुला है, और यहाँ पे ये क्या है, मेष है। ठीक है, तो यहाँ पे हर ग्रह अपनी अपनी जगह में विराजमान है। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो ठीक है। अब जिसको उस उदय होते समय चीजें मिली हैं तो वो तो उसके एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसे रिगार्ड देना ही पड़ेगा, उसमें कोई गलत बात है ही नहीं। ओके, अब इसी चार्ट का, इसी लग्न चार्ट का हम देखते हैं नौमांश चार्ट। अब इस नौमांश चार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है, यानी कि मिथुन लिखा हुआ है, यहाँ तुला लिखा हुआ है। तो ये दोनों चार्ट तो सेम नहीं है। तो यहाँ से तो ये निष्कर्ष हमें निकल के आ गया है कि भाई ये चीजें यहाँ पर ऐसी नहीं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमको कोई डिफिकल्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस बात को हमें समझना है। अगर हम इस बात को यहाँ समझ जाते हैं तब तो फिर कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक चार्ट 1 है जो कि लग्न चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और D9 चार्ट नौमांश चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इस दो कुंडलियों को पैरेलली एनालिसिस करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं जो चीज इसमें छिपी हुई है। तो हमें यहाँ पे मैरिज यानी कि पार्टनरशिप, ये 7वां हाउस की तरफ ही हमें फोकस रहना है, और हम कहीं यहाँ पर आपको दूसरी जगह नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हम किस तरीके से इसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके D1 चार्ट में आप देखेंगे कि हम D1 चार्ट में देखेंगे कि यहाँ पर आपका पहले हाउस है ना, फर्स्ट हाउस में 7 लिखा है। तो जब यहाँ 7 लिखा है तो ये तुला लग्न की कुंडली हो गई, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 7th हाउस में 1। तो जब 7th हाउस में 1 लिखा है तो ये मेष राशि हो गई। तो ये मेष राशि हो गई, ये तुला राशि हो गई, या तुला लग्न हो गया, तुला एसेंडेंट हो गया। ठीक है, अब आप जल्दी से सोचिए माइंड में कि क्या यहाँ पे ये दोनों बहुत ही कंफर्टेबल में हैं कि नहीं है। इस व्यक्ति का मैरिज हाउस कंफर्टेबल है कि नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे तुला लग्न का स्वामी कौन होगा और मेष लग्न का स्वामी कौन होगा। तो हमें पता चला कि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल देव है। ठीक
ठीक है। तो ये यहाँ पे मंगल देव का पूरा रूल रहने वाला है और यहाँ पे वीनस का रूल रहने वाला है। अब क्या दोनों में एडजस्टमेंट कंफर्टेबल रहेगा? चलिए, मंगल देव और शुक्र देव की आपस में कभी नहीं बनती है, दोनों अलग अलग ग्रुप के ग्रह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे आपका जो मंगल देव और शुक्र देव आपस में शत्रु होने के कारण ये जो कुंडली है कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्ट जोन में आ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल देव बन गए हैं मारक। क्यों? क्योंकि उनका लग्न के स्वामी से नहीं बनती है, तो ये बन गए मारक। और मारक होने के कारण हमें लगने लगा जन्म कुंडली देख के कि भाई पति पत्नी में कभी भी समझौता नहीं होगा। ये हमने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो ये तो पहला कंक्लूजन हो गया। दूसरा, आप देखिए कि यहाँ का जो स्वामी है वो क्या 7th हाउस में बैठा है? नहीं बैठा है। मंगल क्या आपके 7th हाउस में बैठा है? नहीं बैठा है। तो कहाँ बैठा है? ये बैठा है आपके 12वें हाउस में। जब ये 12वें हाउस में बैठा है, ये मंगल देव कहाँ जाके बैठ गए? 12वें घर में बैठ गए। और ये कुंडली का अच्छा ग्रह नहीं मानते हैं, ठीक है ना। 12वां ग्रह आपको भी पता है, तीसरा हो गया, छठा हो गया, 8वां हो गया, 12वां हो गया। कहीं ना कहीं हमें इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेनी ही पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है। इसलिए कुल मिलाकर हमें यह पता चला कि इस तुला लग्न की कुंडली में 7H यानी 7 हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है। ये हमने यहाँ पर भाई भविष्यवाणी या फल कथन निकाल दिया है। तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है? इस D9 चार्ट को अध्ययन करना है, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे ऐसे केस में, इस तरीके के केस में हमें नवांश कुंडली में एनालिसिस करना कंपलसरी हो जाता है। तो क्या सही में विवाह की स्थिति D9 और D1 में एक जैसी है? तो भाई इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर D9 D1 में एक जैसी है तब तो भाई फल कथन आपका जो पहले बना था D1 देख के उसे मानना ही पड़ेगा, तभी जाके आप दोनों की मैपिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि नवमांश कुंडली का हमें केवल 1H और 7H को ही फोकस आज करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई हमको मैरिज हाउस को समझना है। मैं आपको और कहीं कहीं नहीं घुमा रहा हूँ, यानी तो आपका 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, ये जीवन साथी का ही घर है, लेकिन अभी हमें वहां पर ध्यान नहीं देना है। अभी केवल हमें अपना शादी के तरफ ध्यान, भाई शादी होगी तो ही तो आगे बढ़ेगा बात। और सब चीज में अच्छा है, पर आप शादी में ही दिक्कत दे रहे तो कैसे होगा काम। तो यहाँ पे नवमांश कुंडली में हम देखेंगे 1H यानी पहला लग्न और दूसरा आपका मैरिज हाउस का, ये देखेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा एनालिसिस करना है, तो मैं आपको दूसरी स्लाइड में एनालिसिस में लेके जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? अब ध्यान से देखिए कैसे एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस हम इस तरीके से करेंगे। अब नवमांश कुंडली में 1H क्या है? 1H मतलब फर्स्ट हाउस है, और फर्स्ट हाउस में क्या है? 3rd है, 3 लिखा है। 3 का मतलब मिथुन राशि का लग्न हुआ, ठीक है। इनके स्वामी कौन है? बुध हैं। इनके स्वामी कौन है? बुध है। इसी प्रकार 7th हाउस में यहाँ पे 9 लिखा है, यानी ये धनु राशि के आपका पार्टनरशिप हो गया। ये मिथुन हो गया, ये धनु हो गया, और धनु राशि का जो कंट्रोलर है वो है गुरु, ठीक है ना। यहाँ पर बुध है, यहाँ पर गुरु है, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं इस प्रकार नवमांश कुंडली में लग्नेश क्या हुए, लग्नेश हुए बुध और सप्तमेश कौन हुए, बृहस्पति देव। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं और अच्छे से आपको कॉन्फिडेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नवमांश में लग्नेश हुए बुध, सप्तमेश हुए बृहस्पति। तो यहाँ तक ये बातें हमें पूरी तरीके से क्लियर हो गई हैं। शायद मुझे कोई दिक्कत अब आपको आगे वाले कंक्लूजन में नहीं होगी, क्योंकि अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आने लगेगा कि हमें नवमांश से क्या सपोर्ट मिलता है। ठीक है ना, हमें सपोर्ट लेना है उसका, हम लग्न को नहीं छोड़ सकते है ना। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते D9 में तो बहुत अच्छा है, D1 में अच्छा नहीं, तो D1 में बहुत अच्छा है तो D9 में थोड़ा कम ज्यादा हो तो चलेगा, और बहुत अच्छा है तब तो बहुत ही अच्छी। लेकिन D1 में कुछ गड़बड़ है तो D9 में आके उसे समझ लीजिए कि भाई आपको अच्छा चीज मिल रहा है, केवल दिख रहा है ऐसा आपको अलग। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं नवमांश की। तो 1H में कोई भी ग्रह नहीं है, कहाँ पे नहीं है, D9 में नहीं है ना, ये D9 की बात हो रही है। तो D9 में पहले हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, और इसका मालिक कौन है, बुध देव हैं, और 7th में धनु राशि है। तो 7th में आपकी धनु राशि है, जो कि यहाँ पे आपका बुध बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आपकी यहाँ पर क्या है, 3 है, जो ये मालिक कौन है इसके, आपके बुध देव हैं, और 7th हाउस में धनु राशि है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो 1H की स्थिति है थोड़ी अच्छी है, क्योंकि ये आपके गुरु कहाँ, गुरु के घर में बैठे हैं, आपका लग्नेश, लग्नेश कहाँ बैठा है, आपके बुध आपका कहाँ बैठा है, आपके सप्तमेश के घर में बैठा है। तो ऐसे केस को हम एक पॉइंट दे सकते हैं कि भाई ठीक है, प्लस हुआ। यहाँ पर तो बिल्कुल ही हमको समझ में नहीं आ रहा था, पर अब D9 चार्ट देख के थोड़ा समझ में आ गया है। नाउ आई एम टू मच नॉट हैप्पी बट हैप्पी, मैं हैप्पी तो हो गया हूं थोड़ा। चलिए, एक पॉइंट मुझे मिल गया है। अब हम बहुत करीब पहुंच गए हैं कंक्लूजन के। अब देखिए, नवमांश कुंडली में 7 हाउस जहां पर लिखा है, 7 हाउस यहाँ पर है जहां पर 9 नंबर लिखा है, तो 9 नंबर का मतलब है कि आपका है ना, यहाँ पर 9 नंबर का मतलब क्या है भाई, 9 नंबर का मतलब है आपका धनु, और धनु का मतलब क्या है, धनु का मतलब है यहाँ पे आपका गुरु है, गुरुदेव की महाराज की आपकी ब्लेसिंग है। तो देखिए, धनु जो कि गुरुदेव की है, ये गुरुदेव की ही जगह है। तो बृहस्पति बुध के मित्र हैं, जो कि आपके 2nd हाउस। अब बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, देखिए बृहस्पति बैठे हैं 2 हाउस, यानी 2nd हाउस में बैठे हैं, ये 2nd हाउस में बृहस्पति बैठे हैं। ये किसकी राशि है, ये है कर्क की राशि। और ध्यान से समझ लीजिए, उच्च और नीच भाव तो आपको समझ में आते ही होंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति उच्च राशि का होके बैठ गया है, यानी सप्तमेश उच्च होके बैठ गया है। अरे इसके तो बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर केवल हम D1 चार्ट से निष्कर्ष निकालते तो शायद गलत हो जाते। हमारा D9 चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, और हमें दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर मिल रहा है, यानी पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को हम मिला दे तो मेरे पास 2 प्लस पॉइंट हो गए हैं। नाउ आई एम टू मच कॉन्फिडेंस इन माई दिस मैपिंग कि भाई मेरा मैरिज अच्छा रहेगा। तो अब हम यहाँ पर लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका, अरे मुझे बॉल पकड़ा दे भाई,
मैं तो बहुत। तो लग्न कुंडली में 7H हमें खराब प्रतीत होता था, लेकिन खराब नहीं है। इसलिए हमने नवांश कुंडली का एनालिसिस किया, लेकिन नवांश कुंडली का एनालिसिस करने के बाद हमें अध्ययन करने के पश्चात क्या पता चला, हमें पता चला कि भाई हमारी लग्न कुंडली में 7H से संबंधित विषयों की समस्या हमारे जीवन में नहीं होने वाली है। नाउ यू कैन क्लियर पब्लिश, है ना, ये आप पब्लिश कर सकते हैं, ये फल कथन को आप कह सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, जो मैं पहले सोच रहा था वो नहीं है। तो यहाँ पे अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस चीज को अपनी कुंडली में देख सकते हैं अगर आपको आगे समझना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज समाप्त कर रहा हूँ और ये आशा कर रहा हूँ कि आप ऐसे चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए मैं आखिरी में अब आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ तक पहुंचे और बहुत मन लगा के आपने समझा। साथ में आप बहुत अच्छे कमेंट्स भी लिखते हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप इस तरीके की मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपके तरफ और भी मोटिवेट होके बनाने की कोशिश करता हूं। तो सभी मेरे प्रियजन को जय श्री महाकाल। अच्छे से रहें, अच्छे से आप बातचीत करें, अच्छे से लोगों को समझाएं, यही मेरी आपसे पूरी की पूरी गुजारिश है। धन्यवाद।